नमस्कार। मैं मुकेश सर उपस्थित हूँ सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के अंतर्गत भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत को लेकर के, जिन्हें संपूर्ण भारत राजा राम मोहन राय के नाम से जानता है। तो आज हम उन्हीं के ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय पर विशेष चर्चा करेंगे। इनके संपूर्ण सामाजिक जीवन एवं सामाजिक कार्यों पर प्रकाश डालेंगे। ये भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में अग्रणी भूमिका निभाए जाने के कारण इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इंग्लिश में द पायोनियर ऑफ इंडियन रेनेसा, और इन पे कई किताबें लिखी गई हैं। सबसे बड़ा इनका जो कार्य रहा वह सती प्रथा का अंत रहा। चलिए शुरू से देखते हैं। जन्म 22 मई 1772। जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को राधानगर, हुगली, पश्चिम बंगाल। बचपन से मेधावी लेकिन कट्टर हिंदू परिवार से। शिक्षा की स्वतंत्रता लेकिन बाकी चीजों पर पाबंदी। उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा कार्य कर दिखाया जिसे संपूर्ण भारत ही नहीं अपितु पड़ोसी देश भी बड़े सम्मान से इनका नाम लेते हैं। 15 वर्ष की अवस्था में जब ये विद्यालय में पढ़ते थे, उस समय लगभग कई भाषाओं के ये जानकार थे। समय का चक्र चलता गया और ऐसी संगति बनी कि उस समय इनके पास जो भाषाएं थी, आप जान करके आश्चर्यचकित ही नहीं होंगे बल्कि हैरान हो जाएंगे कि कौन ऐसी भाषा उस समय की नहीं थी कि नहीं जानते थे। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, फारसी, फ्रेंच, जर्मन, इसके अलावा अरबियन, यानी उस समय जितनी भाषाएं, लैटिन भाषा, पाली, यानी जितनी भाषाएं या तो उस समय चलती थी या उन भाषाओं में अगर पुस्तकें उपलब्ध थी, उन्होंने उस भाषा को सीखा जिस भाषा में वह किताब लिखी गई थी, और उन्होंने उस पुस्तक को पढ़ा। ये स्मरण क्षमता थी इनकी। और शिक्षा पूरी करने के बाद में इन्होंने जॉन डिग्बी, एक ब्रिटिश अधिकारी थे, इनके सहायक के रूप में लगभग कई वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत इन्होंने काम किया। और जॉन डॉग्बी के साथ रहने के कारण इनका संपर्क पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से हुआ। तो स्वाभाविक है कि जिस सभ्यता और संस्कृति को आप जुड़ेंगे, वहां के साहित्यों के दर्शन आपको जरूर होंगे। और यही कारण रहा कि पश्चिमी सभ्यता की जितनी अच्छी पुस्तकें थी इन्होंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद इन्होंने यही देखा कि उस
संस्कृति में कुप्रथा, अंधविश्वास नहीं है, और उधर खींचते चले गए। खींचने का मतलब यह नहीं था कि धर्म परिवर्तन करना, इनका मात्र एक उद्देश्य था कि हमारे धर्म में जो आडंबर है, रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास है, धर्मांधता है, वो कैसे दूर होगा, उस ओर उनका ध्यान गया। इन्होंने जैन धर्म का अध्ययन किया, सूफी वाद की शिक्षा ली, सती प्रथा के उन्मूलन का प्रयास किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, और इन्होंने बताया कि वेदों में कहीं भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं है। सामाजिक धर्मांधता के प्रति दृढ़ निश्चय किया, जिसका नतीजा हुआ कि अपने पिता से नहीं बनता था, और इन्होंने समझौता भी नहीं किया, और समाज सुधार की ओर बढ़ने के क्रम में अपने पिता को भी छोड़ दिया, अर्थात घर से निकल गए। और नतीजा भी सभी जानते हैं कि सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से कानून बनवा करके किया। तो आज हम इनके संपूर्ण जीवन चक्र को देखते हैं। प्रारंभ में ही, यानी बाल अवस्था में कहें या स्कूलिंग लाइफ से कहें, ये धर्मांधता के काफी विरोधी थे और मुखर भी थे, खुलकर बोलना। और इन्होंने शुरू में ही किताब लिखा, एकेश्वरवाद को उपहार। उसके बाद 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की, ताकि इस माध्यम से भी समाज का सुधार किया जा सके। और 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी, और यह वेदांत सोसाइटी एक समझिए तो स्कूल था, इंग्लिश स्कूल, और यह बंगाल का पहला इंग्लिश स्कूल था। और यही वेदांत सोसाइटी जो है, जो लोगों में एक खौफ था कि नहीं, हम इंग्लिश शिक्षा नहीं लेंगे, और इस वेदांत सोसाइटी ने भारतीय शिक्षक के द्वारा इंग्लिश की शिक्षा प्रारंभ की, और लोगों का उसके प्रति विश्वास भी बढ़ा, आकर्षण भी बढ़ा, और लोगों ने शिक्षा लेने के लिए अपने बच्चों को वेदांत सोसाइटी तक भेजा। यही नहीं, इन्होंने अगले ही वर्ष 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना की, और उनके सहयोगी जो थे वो एक इंग्लिश थे, डेविड हेयर। सहयोगी जो इनके थे, डेविड हेयर के सहयोग से इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, और यही हिंदू कॉलेज बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना गया। प्रेसिडेंसी कॉलेज, यह वही कॉलेज था जिस कॉलेज से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एंट्रेंस का एग्जाम देकर के इस कॉलेज में नामांकन लिया था। प्रेसिडेंसी कॉलेज बंगाल का सबसे प्रतिष्ठित और फेमस कॉलेज था। और अगले ही वर्ष यानी 1820 में इन्होंने एक पुस्तक लिखा। वो पुस्तक उस समय का बहुत ही फेमस पुस्तक था। जीसस पर उन्होंने किताब लिखी थी, और उनकी हर पुस्तक एक समाज सुधार के लिए, समझिए तो बूटी का काम करता था। जो गलत था उसको गलत कहना,
और जो सही है उसको सही कहना इनकी पुस्तकों में पाया जाता था। तो इन्होंने प्रिसेप्टस ऑफ जीसस पुस्तक लिखा, प्रिसेप्टस ऑफ जीसस। इसके पहले एकेश्वरवाद को उपहार, अब इन्होंने लिखा प्रिसेप्टस ऑफ जीसस पुस्तक लिखा। अगले वर्ष इन्होंने बंगाली में एक साप्ताहिक पत्रिका निकालना शुरू किया, संवाद कौमुदी। ये बंगाली पत्रिका था और साप्ताहिक था, संवाद कौमुदी। इनकी सबसे चर्चित समाचार पत्रों में, साप्ताहिक समाचार पत्रों में यह था। उसके बाद इन्होंने और इसी पत्रिका में इन्होंने सती प्रथा का विरोध शुरू किया था। यानी क्वेश्चन आया तो सती प्रथा का विरोध सबसे पहले उन्होंने किस चीज में करना शुरू किया था, तो उनकी पत्रिका थी संवाद कौमुदी, जिसमें सती प्रथा का विरोध किया था इन्होंने। सती प्रथा का विरोध किया था। यही नहीं, यहां भी नहीं रुकते हैं और 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना ये करते हैं। 1825 वेदांत कॉलेज। इसके पहले इनका था वेदांत सोसाइटी, अब इन्होंने खोला वेदांत कॉलेज। यानी उस स्कूल को अब ऐसे समझिए कि उन्होंने क्या कर दिया, एक कॉलेज के रूप में परिवर्तित कर दिया। और भारत की पहली फारसी अखबार, भारत की पहली फारसी अखबार हैरानी होगी कि राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया, नाम था मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार। यानी भारत की पहली फारसी पत्रिका राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया, नाम था मिरातुल अखबार। और 1828 ईस्वी में समाज के विकास के उद्देश्य से इन्होंने एक संस्थान की स्थापना की। अब हम चर्चा उसी संस्थान पे करेंगे, क्योंकि किसी भी कार्य को अगर सफल बनाना हो तो मैन पावर होना जरूरी है और विद्वानों की टोली होनी जरूरी है। तो निश्चित है कि विद्वानों की टोली चाहिए तो एक संगठन होगा, एक सभा होगी। और इसीलिए 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना की। और मेरे टॉपिक का भी नाम था राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज। तो चर्चा हम ब्रह्म समाज पे भी करेंगे, आखिर ब्रह्म समाज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। हालांकि शुरुआत में इसका नाम जो था, जिस समय खुला था तो 1828 में इसका नाम ब्रह्म सभा था, लेकिन कालांतर में इसका नाम हो गया ब्रह्म समाज। पहले सभा थी जो बड़ा रूप लिया और ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। और यह ब्रह्म समाज का जो मुख्य उद्देश्य था, हिंदुओं में जो कुरीतियां थी उसको दूर करना और समाज में जितनी पश्चिमी सभ्यता में महिला और पुरुषों की भागीदारी थी, उस भागीदारी को सुनिश्चित करना, ताकि भारत में भी हम पश्चिम सभ्यता की तरह विकसित और शिक्षित हो सके। शुरुआत इन्होंने
पति के मरने के बाद महिलाओं को उस चिता पर जला दिया जाता था, जिससे काफी आहत थे। इनकी भाभी को भी उस चिते पर जला दी गई थी। तो इन्होंने यह निश्चय किया था कि मैं सती प्रथा का अंत करूंगा, क्योंकि किसी के पति के मर जाने से उसकी भी जीवन लीला समाप्त हो जाए, कतई उचित नहीं था। इसके अलावा बाल विवाह उस समय समझिए तो अभिशाप था। तो बाल विवाह, बाल शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, धार्मिक विभेदता, उच्च नीच जाति की जो भेदभाव थी, तो इन सारे चीजों को दूर करना था। समुद्र पार करना अपराध की श्रेणी में माना जाता था, धार्मिक पाप समझे जाते थे। खुद इन्होंने समुद्र की यात्रा की और कहा कि नहीं, यह पाप नहीं है, यह जीवन की विकास की एक रास्ता है, इसको पार किया जा सकता है। तो कई सारी चीजें थी जिसका इन्होंने विरोध किया, और उस विरोध करने के लिए सभा की ही स्थापना की गई थी। और बाद में यह ब्रह्म समाज कहलाया। इसके कई विंग भी हुए। और अब हम बात करेंगे कि इनको राजा, एक राजा की उपाधि प्राप्त थी। यह कैसे प्राप्त थी? तो राजा की उपाधि चलिए हम चर्चा करते हैं। अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दिया था, राजा की उपाधि दिया था। अब जरा सोचिएगा कि अकबर द्वितीय मुगल सम्राट आखिर राजा की उपाधि क्यों दिया? तो इसके पीछे कारण था कि राजा राम मोहन राय सभी से मिलते थे और पेंशन निर्धारित था। तो राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने पेंशन के मामले में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ, उस समय ब्रिटिश सम्राट विलियम थे, विलियम चतुर्थ थे। इनके दरबार में भेजा कि हमको जो पेंशन मिल रही है वह कम है और उस पेंशन में कुछ संशोधन करवा। इसलिए इनको दूत के रूप में, अपने दूत के रूप में राजा राम मोहन राय को इन्होंने ब्रिटेन लंदन भेजा था। और उसी खुशी से अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि आखिर ये अकबर द्वितीय कौन था। अकबर द्वितीय शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। शाह आलम द्वितीय का पुत्र था, यानी पुत्र था इनका। शाह आलम द्वितीय जिसका नाम अली गौहर था, और यह मुख्य रूप से बक्सर युद्ध के लिए जाने जाते हैं कि अवध की सेना, मुगल सेना और मुंगेर की सेना सभी ने बक्सर युद्ध में भाग लेकर के पराजित हुआ था। और अकबर द्वितीय जो थे वह अकबर शाह सानी के नाम से जाने जाते थे। इनका मूल नाम जो था अकबर शाह सानी, अकबर शाह सानी, या इनको मिर्जा अकबर भी कहा जाता था। तो आप समझ गए, शाह आलम द्वितीय के पुत्र थे अकबर द्वितीय। हाँ, एक चीज और जान लीजिए कि यही अकबर द्वितीय के पुत्र थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, या इनको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। बहादुर शाह द्वितीय, ध्यान रखिएगा, शाह आलम द्वितीय का पुत्र अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय का पुत्र बहादुर शाह द्वितीय, यानी सभी लोग सेकेंड ही थे ये लोग। तो इनके द्वारा इनको राजा की उपाधि प्राप्त
थी। और वहीं पे ब्रिस्टल में ही, वहां दरबार से लौटने के बाद में ब्रिस्टल में, है ना, 27 सितंबर 1833, 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हो गई। याद रखेंगे, ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833, ये अकबर द्वितीय के पेंशन के मुद्दे को लेकर के ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में गए हुए थे। तो क्या इनके मृत्यु के बाद में इनकी जो ब्रह्म सभा थी या जो ब्रह्म समाज था खत्म हो गया? तो नहीं, एक के जाने से कोई चीजें खत्म नहीं होती है, कोई ना कोई उसकी जिम्मेदारी उठाता है, उसको चलाता है। तो इसको भी चलाने के लिए, संचालित करने के लिए, या इनके जो विचार थे, इनका जो उद्देश्य था, उसको आगे बढ़ाने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने, यही देवेंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसका संचालन प्रारंभ किया, अपनी जिम्मेदारी संभाली। लेकिन 1839 में इसके साथ साथ 1839 में इस ब्रह्म समाज के साथ साथ उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना की। तो एक सभा चल रहा था और उसी में एक और तत्व आ गया कि कुछ तत्वों का बोध कराए। हालांकि दोनों संस्थानें चलती रही और 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज टूट गया। अर्थात ये जो ब्रह्म समाज था यह दो भागों में बट गया। एक हो गया जो पुराने अनुसार चल रहे थे, आदि ब्रह्म समाज, और एक हो गया ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। एक हो गया आदि यानी पुराना ब्रह्म समाज, और एक हो गया ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। इसको देवेंद्रनाथ टैगोर चलाते रहे। और इसको केशव चंद्र सेन ने, हालांकि दोनों साथ साथ थे, खैर किसी बातों पर, किसी विचारधारा पे बात नहीं मिलने के कारण अलग हो गए। लेकिन 1878 में ये जो केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया था, उसका विभाजन तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा। उसका नाम उन्होंने बदल दिया और उसका नाम कर दिया साधारण ब्रह्म समाज। 1878 में ये अब केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज था, यानी ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ये ब्रह्म समाज भी अब ज्यादा दिन तक नहीं चले और 1878 आते आते ये एक साधारण ब्रह्म समाज हो गया। अब थोड़ा सा हम कारण भी बताएंगे। देखिए, शुरू के जो ब्रह्म समाज थे वह कुरीतियों पर ज्यादा कुठाराघात करता था, लेकिन बाद में के जब केशव चंद्र सेन आए तो इसको वेस्टर्न कल्चर में इस सोसाइटी को ले जाना चाहा। लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वह इंडियन सोसाइटी के प्रबल समर्थक थे
और यही कारण था कि यह ब्रह्म समाज दो भागों में बटा। जब दो भागों में बटा तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने उस ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज नाम रखा, यानी जो पुराना ब्रह्म समाज है वही रहेगा। और केशव चंद्र सेन ने इसको ब्रह्म सोसाइटी ऑफ इंडिया कर दिया। जैसे इसका नाम दिया, इनका उद्देश्य भी वेस्टर्न की तरफ था। कुछ नियम ऐसे हुए, लोगों ने इससे अलग होना शुरू कर दिया। तब केशव चंद्र सेन को समझ में आया कि नहीं, कोई शर्तें नहीं होगी, एकदम यह साधारण होगा, सबके लिए होगा। तब जाकर के इन्होंने इसका क्या कर दिया, साधारण ब्रह्म समाज इसको कर दिया। लेकिन तब तक इसका जो प्रभाव है वह संपूर्ण भारत में फैल चुका था। नतीजा भी इसके हम आगे देखेंगे कि यही केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर के केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। कौन कौन थे इसमें? इसमें थे महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। यानी इन दोनों के सहयोग से प्रार्थना समाज स्थापित हुआ। और रानाडे को, हाँ, ये प्रार्थना समाज जो था ये महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में। इसीलिए महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया। किसको? महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत, पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया। और इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। अर्थात ये एक बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। इसी केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर के मद्रास में श्रीधरलू नायडू, मद्रास में श्रीधरलू नायडू ने भी इसी तरह का, जिस तरह का ब्रह्म समाज था, वहां भी उन्होंने 1864 में वेद समाज की स्थापना की थी। नाम अलग है, कार्य वही है, वेद समाज। यानी आप देखते जाएंगे ब्रह्म समाज, प्रार्थना सभा, प्रार्थना समाज, तो इस तरह से वेद समाज की स्थापना हो गई। और बाद में 1871 ईस्वी इसी का नाम बदल करके दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कर दिया गया। अर्थात फिर से यह बाद में दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज बना। तो आप देखेंगे कि लगभग 1828 से लेकर के और 1870 तक, यानी 40 वर्षों में, इनके मृत्यु के उपरांत लगभग 40 वर्षों में ब्रह्म समाज ने समस्त भारत में अपनी जगह स्थापित की और समस्त भारत में
सामाजिक सुधार करने का काम किया और इन सबके पीछे एकमात्र शख्स का हाथ था, एकमात्र शख्स का योगदान था, वे थे राजा राम मोहन राय। तो आज के सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के अंतर्गत हम लोगों ने ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय को देखा। फिर अगली कड़ी में किसी और सभा और समाज को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।